Good morning, dear students. As you know, we are studying chapter number 1 of the first volume, which is Accounting for Partnership Firm. We have seen the definition of partnership as partnership is a relationship between persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all. अब इस डेफिनेशन में हमने एक रिलेशनशिप पढ़ा जो कि म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप होगा बिटवीन पर्सनस हु हैव एग्रीड मीन्स एक एग्रीमेंट होना चाहिए टू शेयर द प्रॉफिट, कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस के लिए ही, बिजनेस कैरिड मीन्स बिजनेस के लिए ही, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो पूरे के पूरे लोग आएंगे बिजनेस में या सब के बदले में कोई एक आके एक्ट करेगा मीन्स काम देखेगा। फिर हमने पार्टनरशिप फर्म और फर्म नेम का डेफिनेशन देखा, नेचर ऑफ पार्टनरशिप देखा, ये हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो प्लीज़ पहले लास्ट वीडियो जाके देख लें। इसके बाद हमने डेफिनेशंस देख रखे हैं। डेफिनेशंस में डेफिनेशन एसेंशियल फीचर्स में टू और मोर पर्सन्स देख रखे थे हमने। माइनर पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड भी डिस्कस कर लिया था लास्ट वीडियो में। इसके बाद हमने टू और मोर पर्सन में ये डेफिनेशन देख रखा था, जिसमें हमने ये देखा था कि 100% और 50% का डेफिनेशन जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 प्रेस्क्राइब करती है और कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें बताया गया है। बट आज भी डेफिनेशन एज हम जब पार्टनरशिप का उठाते हैं तो टू और मोर पर्सन में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20 जनरल बिजनेस के लिए, और बैंकिंग बिजनेस है तो 10 तक जा सकते हैं। इसके बाद हमने एग्रीमेंट देख रखा था कि एग्रीमेंट का मतलब क्या। तो पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट आइदर रिटन और ओरल। द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर इज द बेसिस ऑफ द देयर रिलेशनशिप which may be for a particular venture for a period at will or at will. The written agreement among the partner is known as partnership deed. तो दोनों ही पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होगा जो कि एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट होगा, या तो वो रिटन हो सकता है ओरल। वैसे तो दोनों को ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वैलिड माना गया, बट अगर एग्रीमेंट की बातों से दोनों पार्टनर्स अगर मुकरे नहीं तब तो रिलेशनशिप होगा दोनों के बीच में। पर्टिकुलर वेंचर मतलब वर्क होता है फॉर अ पीरियड और एट विल। फॉर अ पीरियड मीन्स 10 ईयर 5 ईयर, जो भी पीरियड्स लिख देते हैं कि इतने समय के लिए हम पार्टनरशिप में रहेंगे। या फिर एट विल का मतलब होता है जब तक पार्टनरशिप चलेगी तब तक, उसमें टाइम पीरियड नहीं लिखा जाता। रिटन एग्रीमेंट जो होगा वो पार्टनरशिप के बीच में, उसे हम पार्टनरशिप डीड कहेंगे। नेक्स्ट आगे लॉफुल बिजनेस है। अ पर्सन इज फॉर्म्ड टू डू अ लॉफुल बिजनेस इंक्लूडिंग ट्रेड, vocation and profession. A joint ownership or charitable activity such as running a charitable clinic is not a business as it does not function with the objective of earning profit, therefore partnership deed is not drawn. मीन्स आपका लॉफुल बिजनेस तो होना चाहिए जो लॉ मना ना करे, साथ ही साथ आपका जो बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए, चैरिटेबल नहीं। प्रॉफिटेबल मीन्स जिसमें आप प्रॉफिट अर्न करते हैं। होप सो आपने बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट के बीच का डेफिनेशन 11th क्लास में पढ़ा था। वैसे ही बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट तीनों ही मॉनेटरी टर्म्स के लिए होता है, विदाउट मॉनेटरी टर्म्स नहीं। कहीं सैलरी वेजेस मिलता है तो कहीं आप फीस चार्ज कर लेते हैं, कहीं सैलरी या प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो इसीलिए बिजनेस में हम प्रॉफिट अर्न करते हैं तो प्रॉफिटेबल बिजनेस के लिए, और वो भी लॉफुल होना चाहिए, उसी का ही पार्टनरशिप डीड बनेगा, उसी का पार्टनरशिप होगा। नेक्स्ट प्रॉफिट शेयरिंग। भाई अब जब काम कर रहे हैं पार्टनर्स तो प्रॉफिट तो शेयर करेंगे ही, जो भी वर्क कर रहे हैं। तो द एग्रीमेंट बिटवीन अमंग द पार्टनर मस्ट बी टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ द बिजनेस। इट इज नॉट एसेंशियल दैट ऑल द पार्टनर्स मस्ट शेयर लॉसेस ऑल्सो। दे मे बी अ प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड दैट द पर्टिकुलर पार्टनर और अ पार्टनर शैल नॉट बियर द लॉस। अब कुछ ऐसे पार्टनर्स होते हैं जिनको लॉसेस बियर करने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे जिसमें ये दिख ही रहा है आपको, माइनर जो होता है वो पार्टनर बाय डिफ़ॉल्ट बन तो जाते हैं कुछ रीजंस की वजह से। माइनर वैसे तो पार्टनर नहीं बन सकते, बट कुछ रीजंस पे पार्टनर बन जाते हैं, बट लॉसेस के लिए नहीं, सिर्फ प्रॉफिट के लिए। इसीलिए माइनर्स को हम बेनिफिशियरी भी कहते हैं। तो प्रॉफिट शेयरिंग इस तरीके से डील हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है वो लिखा है बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब होता है या तो बिजनेस में सारे पार्टनर्स बिजनेस में आएंगे, वर्क करेंगे, मैनेजमेंट देखेंगे, या उन सारे पार्टनर्स के बिहाफ में कोई एक पार्टनर आ जाएगा और बाकी सारे अपने अपने बिजनेस में काम करेंगे, जो भी उनका और अदर वर्क है, अदर बिजनेस है, उसमें वो जाएंगे। बट एक पार्टनर एटलीस्ट आएगा बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस की जो भी ऑपरेशंस है उसको करने के लिए।
नेक्स्ट हम राइट्स ऑफ प्रिंसिपल्स देखने वाले थे, तो सॉरी राइट्स ऑफ पार्टनर्स देखने वाले थे। तो राइट्स ऑफ पार्टनर्स में सबसे फर्स्ट पॉइंट है एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस। मीन्स हर पार्टनर को ये राइट है, ये अधिकार है कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई पार्टनर उसे रोकेगा नहीं। दूसरा, एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू कंसल्टेड अबाउट द अफेयर ऑफ द बिजनेस। अब ये पॉइंट अराइज कहाँ से होता है? जैसे कि मान लीजिए 3 पार्टनर है, मैं आपको एक एग्जांपल दूं। मान लेते हैं ये पेज आपको दिख रहा, मान लीजिए 3 पार्टनर है ए, बी और सी। इसमें से यही वर्किंग पार्टनर है, ये दोनों बिजनेस में नहीं आते, बट कोई भी अगर मेजर डिसीजन होगा तो वो अकेले ए नहीं ले सकता, उसके लिए बी और सी का भी कंसल्टेंसी ज़रूरी होगा। मतलब बी और सी से पूछे बिना ए कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। यही बात इस पॉइंट में कहते हैं कि एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के अफेयर्स के लिए कंसल्ट करना ज़रूरी है। भाई वर्किंग पार्टनर भले ए है, ए सारा डिसीजन लेता है, बट अगर कोई भी मेजर डिसीजन हुआ जिसके लिए ये भी पार्टनर से पैसे लगाएं क्योंकि बिजनेस में, तो इनके कंसल्टेंसी के बिना ये पार्टनर डिसीजन नहीं ले सकता। तो कंसल्ट करने का अधिकार है, इन दोनों को अधिकार है कि कंसल्ट करेगा ए कोई भी डिसीजन लेने से पहले। नेक्स्ट, एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू इंस्पेक्ट द बुक ऑफ अकाउंट और हैव अ कॉपी ऑफ इट। मीन्स जैसे कि फिर हम आते हैं इसमें 3 पार्टनर हैं ए, बी और सी। ए वर्किंग पार्टनर है और ए ही क्या करता है, पूरा का पूरा बिजनेस ऑप्ट करता है, रन करता है, मैनेज करता है। ये दोनों पार्टनर बिजनेस में नहीं आते, बट इनके पास ये राइट्स है कि ये क्या कर सकते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ए से मांग सकते हैं देखने के लिए कि भाई ईयर क्वार्टर में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4 क्वार्टर्स में कितना कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कितना हमारा सेल्स हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जानने का इनको अधिकार है। ये चाहे तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख सकते हैं या एक कॉपी मांग सकते हैं अपने साथ ले जाने के लिए, ताकि वो अपने तरीके से उसको स्टडी कर सके और सही प्रॉफिट को इवेल्युएट कर सके। नेक्स्ट है एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस विद अदर इन द अग्रीड रेशियो। अब ये एग्रीमेंट जो होगी, एग्रीड रेशियो जो होगी, वो एग्रीमेंट में लिखा होगा कि कितना प्रॉफिट और कितना लॉस वो लोग शेयर करने वाले हैं। तो ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट रह जाता है। नेक्स्ट है इफ़ अ पार्टनर हैज़ एडवांस्ड लोन। इसका मतलब अगर किसी पार्टनर ने और पैसे ला के दिए। अब इसको और क्लियर करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इनिशियली जब भी पार्टनर्स पैसे लगाते हैं, इनिशियली मतलब मान लीजिए आज बिजनेस स्टार्ट हो रहा है और आज के आज अगर बिजनेस स्टार्ट होगा तो सबसे पहले जो पैसे ला के देते हैं उसे हम कहते हैं कैपिटल। तो पार्टनर ए, बी और सी तीनों ने 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़ और 1 लाख रुपीज़ ला के बिजनेस स्टार्ट कर दिया। बिजनेस को रन हुए 2 मंथ हुए थे, 2 मंथ्स अभी हुए ही हैं कि पार्टनरशिप फर्म में फिर पैसे की ज़रूरत पड़ गई, और अभी अब पैसे की ज़रूरत पड़ गई, और लेकिन ए पार्टनर के पास बस पैसा है, बी और सी के पास अभी पैसे हैं नहीं। तो बी और सी तो पैसे ला के देंगे नहीं, तो पार्टनर ए कहता है कि मैं कैपिटल क्यों ला के दूँ, जब आपने 1 लाख ला के दिया, आपने 1 लाख ला के दिया, मैंने भी 1 लाख दिया, और हम तीनों इक्वल पार्टनर हैं, तो मैं क्यों और पैसे ला के दूँ ज़्यादा। तो लेकिन पार्टनरशिप फर्म को तो पैसे चाहिए। कुछ कारणों से अगर पार्टनरशिप फर्म लोन भी नहीं ले सकता, तो इसमें एक रेमेडी है कि ए चाहे तो पार्टनरशिप फर्म को क्या दे सकता है, लोन दे सकता है। ए पार्टनरशिप फर्म को, ये तीनों पार्टनरशिप फर्म में तो हैं। अब इन तीनों पार्टनरशिप फर्म का एक काम करते हैं, हम नाम रख लेते हैं ABC एंड एसोसिएट। इसी किस्म का नाम रखा जाता है ABC एंड एसोसिएट्स। तो ABC एंड एसोसिएट्स क्या हो गया, पार्टनरशिप फर्म हो गया। अब ये पार्टनरशिप फर्म क्या करता है, ये तीनों पार्टनर्स इसको रन करते हैं। अब इस पार्टनरशिप फर्म को पैसे की ज़रूरत पड़ी, इन तीनों पार्टनर ने और कैपिटल लाने का, कैपिटल नहीं ला सकते। ए के पास बशर्ते पैसा तो है बट वो देना नहीं चाह रहा। क्यों? क्योंकि बाकी पार्टनर्स का कैपिटल तो 1 लाख है, और ये अगर ज़्यादा ला के दे दिया तो पार्टनरशिप में प्रॉफिट तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये क्यों फालतू में ज़्यादा पैसा ला के दे। तो इसीलिए ये क्या ला के दे सकता है, लोन। अब इसमें फ़ायदा क्या है सर, वो कैपिटल ला के दे या लोन ला के दे, बात तो एक ही है। तो इसमें 2 प्लस पॉइंट है या मेरिट्स हैं ए के लिए। पहली तो ये, कल के डेट में जब अगर मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है, बंद होती है, लिक्विडेट होती है किसी भी तरीके से, तो पहले इस लोन का पेमेंट होगा।
मीन्स जो पार्टनर्स ने पैसे ला के दिए 1-1 लाख रुपए का बाद में पेमेंट होगा। पहले ये जो लोन ला के दिए, मान लेते हैं मैं 2 लाख रुपीज़ का लोन ला के दिया ए ने, तो ये 2 लाख रुपीज़ का रीपेमेंट जो पार्टनरशिप फर्म ABC एसोसिएट्स के द्वारा इन तीनों पार्टनर को मिलना है, उसमें पहले क्या का पेमेंट होगा, ये 2 लाख का लोन का पेमेंट होगा, और उसके बाद कहीं जाके 1-1 लाख रुपए इनके जो बचे हुए कैपिटल्स हैं उनका पेमेंट होगा। तो प्लस पॉइंट में है ए कि भाई इनका लोन का पेमेंट सिक्योर्ड हो गया कि पैसा तो मिलना ही मिलना है। एक दूसरी बात, हालांकि सिक्योर्ड नहीं, अगर एसेट्स बिकते हैं और पैसा बचता है तो ही मिलेगा, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं मिलने वाला, बट तो भी इस कैपिटल से पहले तो मिलने वाला है। तो एक तो प्लस पॉइंट ये हो गया कि ये पैसा तो पहले मिलेगा इन कैपिटल से। दूसरी बात ये कि इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल होता है वो हमेशा लो होता है पार्टनरशिप फर्म का, ऐसा देखा गया है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट इंटरेस्ट ऑन जो लोन होता है वो ज़्यादा होगा। अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनरशिप डीड में वो चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे 10%, 12%, 25%, जो भी चाहे वो लिख सकते हैं, बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो ये यूनिवर्सल रूल है इंडिया के लिए यूनिवर्सल रूल का मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट बेसिस के थ्रू। सिंपल इंटरेस्ट आपने बचपन में पढ़ा, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, उसमें से सिंपल इंटरेस्ट तरीके से कंप्यूट करेंगे और इंटरेस्ट का अमाउंट निकालेंगे तो 6% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट बेसिस इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है, इफ अ पार्टनर हैज एडवांस्ड लोन ही हैज़ द राइट टू रिसीव इंटरेस्ट देयर ऑन एट एन एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब जैसे हमने यहाँ बताया कि भाई अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तब तो 6% मिलेगा, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड बनी हुई है, एग्रीमेंट हुआ है और उसमें लिखा हुआ है 12% और 15%, तो उनको 12% या 15% का इंटरेस्ट मिलेगा। बट अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ तो देखो क्या लिखता है, इन द केस ऑफ in case the rate of interest is not agreed upon, interest is paid at the rate provided in the Indian Partnership Act 1932, that is 6% per annum। मतलब कि अगर एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है तो 6% पर annum के हिसाब से क्या मिल जाएगा, उनको इंटरेस्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट कहता है, in case an emergency a partner has the right to act according to his judgment and be indemnified for the expenses incurred by him। इसका मतलब मान लीजिए जैसे 2 पार्टनर हैं और 2 पार्टनर में से एक पार्टनर कुछ मीटिंग कराने के लिए सिंगापुर चला जाते हैं और सिंगापुर से आने जाने का जो खर्चा है वो तो पार्टनरशिप फर्म ही देगा, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के वर्क के वजह से वो पार्टनर जो है बाहर जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए कोई पार्टनर है जो मीटिंग के लिए गया हुआ है, कोई डील कराने के लिए पार्टनरशिप फर्म के लिए। अब यहाँ एक केस की तरह समझते हैं, 2 पार्टनर हैं ए और बी। ए चले गए कहाँ, सिंगापुर, सॉरी स्पेलिंग SINGAPORE। इसको 1 मिनट है, एक नया फ्रेश पेज ले लेते हैं यहाँ पे। ऐसा ए और बी है, ए कहाँ चला गया, सिंगापुर, और बी अभी इंडिया में है। ये एक मीटिंग के लिए गया हुआ है। मीटिंग मान लेते हैं हम, मीटिंग जो था 1 जुलाई को था, ठीक है, मीटिंग 1 जुलाई को होने वाला था, बट किसी कारण से 1 जुलाई को मीटिंग नहीं हो पाया और आने जाने का खर्चा प्लस होटल का खर्चा पूरा मिला के 1 लाख रुपीज़ का खर्चा होने वाला था अगर मीटिंग 1 जुलाई को हो जाती तो। बट मीटिंग 1 जुलाई को नहीं हो पाई, मीटिंग पोस्टपोन्ड हो गई 5 जुलाई के लिए। तो 4 डेज, या तो पार्टनर्स के पास एक ऑप्शन है कि ए वापस इंडिया आ जाए और 5 तारीख को वापस से चला जाए मीटिंग के लिए, या दूसरा ऑप्शन है 4 दिन वहीं रुका रह जाए और उसके बाद सीधा मीटिंग करके आ जाए। तो ये 4 दिन रुकने का 2 लाख रुपए का और एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। इस 2 लाख रुपीज़ में होटल का खर्चा, वहाँ नॉर्मली जो मीटिंग होने वाली जगह आने जाने का खर्चा, और थोड़े बहुत जो घूमा होगा जो पार्टनर ए है। ऐसा तो नहीं है कि होटल में दिन भर वो समय बिता दे, बट इस ड्यूरेशन में, ये 4 दिन में पार्टनर ने क्या किया, वहाँ के बिजनेस को समझा। जैसे मान लेते हैं इनका बिजनेस था आयरन एंड स्टील का, तो ये 4 डेज घर होटल पे बैठे नहीं रहे, ये क्या किए, सिंगापुर के आयरन एंड स्टील का जो बिजनेस है, वो वहाँ के ट्रेडर्स कैसे डील करते हैं, क्या प्राइस चल रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का क्या एक्सपोजर है, इस टाइप की डीलिंग के बारे में, और उन्होंने रिसर्च किया। उस पर उनके 50,000 रुपये और खर्चे हो गए पर्सनली। ये तो 2 लाख रुपीज़ खर्चे हुए रहने खाने, और फिर उनका जो मीटिंग आने जाने का जो था, फ्लाइट वगैरह का और टिकट जो एक्सटेंड हुआ,
प्लस 50,000 और एक्स्ट्रा एक्सपेंस हुआ इस एनालिसिस करने के लिए, इस रिसर्च करने के लिए। तो आप मुझे बताइए, ए जो कि 1 जुलाई को मीटिंग करके चला जाता तो 1 लाख रुपए खर्चा होता, तो बियर कौन करता? ए करता कि फर्म करती? बिल्कुल फर्म करती, क्योंकि अपने पर्सनल रीजन के लिए तो आया नहीं है। क्यों आया है? फर्म के काम से। तो ये 1 लाख रुपीज़ किसको देना चाहिए? फर्म को देना चाहिए, मतलब दोनों को मिलकर देना चाहिए जो फर्म है इनकी। अच्छा, 1 जुलाई से 5 जुलाई अगर ये डिले हो जाता है तो बी से परमिशन लेके, मतलब बी से कंसल्ट करके अगर ये 5 जुलाई तक रुकता है तो ये 2 लाख रुपीज़ का पेमेंट किसे करना चाहिए? ये भूल जाइए आयरन एंड स्टील को। इस 2 लाख रुपीज़ का पेमेंट किसे करना चाहिए? बिल्कुल फर्म को करना चाहिए। क्यों? क्योंकि फर्म के काम से आए। अच्छा, ये आयरन एंड स्टील का काम रिसर्च करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए 50,000 एक्स्ट्रा जो पर्सनली इनके खर्चे हो गए कि उसको क्या बी से नहीं लेना चाहिए, मतलब फर्म से नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। तो ये एक्स्ट्रा जितना भी खर्चा होता है, 1 लाख हो चाहे 2 लाख हो चाहे 50,000 हो, रिम्बर्स होता है, मीन्स इंडेमनीफाई होता है एक्सपेंसेस का। जो भी इंकर किया ना पार्टनर ने वो वापस कर देगा। फिर अ पार्टनर हैज़ द राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। सारे पार्टनर्स के पास ये राइट्स होता है। मान लेते हैं 3 पार्टनर है, ए, बी और सी। ये तीनों पार्टनर्स के पास ये राइट्स है कि अगर कोई नया इंसान आ रहा है, जैसे डी, वो पार्टनर बनना चाहता है, तो इन सब का एग्रीमेंट होना जरूरी है। ये एग्रीड होंगे, ए भी तैयार, बी भी तैयार, सी भी तैयार, तभी हम डी को एडमिट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ये रीज़न होता है। अगर इनमें से कोई भी एक पार्टनर डिसेंटिंग है, मतलब तैयार नहीं है, जैसे सी कहता है कि नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि डी पार्टनर बने, ये मुझे लगता है कि ये फ्रॉड टाइप का पर्सन है, तो सी नहीं चाहता। ए भी तो चाह रहे हैं लेकिन सी नहीं चाह रहा, तो डी एडमिट नहीं हो सकता जब तक सी एग्री नहीं होगा तब तक। तो ये राइट्स है पार्टनर के। आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस अ पार्टनर हैज़ अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। अब जैसे यहाँ पे फिर से एक बार एग्जांपल ले लेते हैं। ए बी सी 3 पार्टनर थे, डी को छिपा देते हैं हम थोड़ी देर के लिए। ए बी सी 3 पार्टनर थे। ए जो है उसकी एज बहुत ज़्यादा हो रखी है और ये अब कह रहा है कि अब मैं काम करने के लायक नहीं हूँ। तो एक प्रॉपर नोटिस, जो भी नोटिस उन्होंने अपने एग्रीमेंट में लिख रखा है कि 15 डेज, 20 डेज, 25 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, जो भी है, उतने दिन का नोटिस पीरियड सर्व करने के बाद ये चाहे तो अपने फर्म को क्या कर सकता है? छोड़ सकता है। तो बिल्कुल रिटायर हो सकता है, लेकिन रिटायर भी कैसे? नोटिस देके। और कब? जब ये दोनों एग्रीड होंगे, तैयार होंगे तो। फिर नेक्स्ट है, इफ अ पार्टनर incurs expenses on a business or he pay some money on behalf of the firm, the partner may get indemnified against these payment from the firm. फर्म के लिए अगर कोई खर्चा कर लेता है फर्म के अंदर, जैसे कि मान लेते हैं फर्म में तीनों पार्टनर तो हैं बट एक पार्टनर आया हुआ नहीं है और उस दिन उनके कैशियर्स भी नहीं आए हुए हैं, बट एसी खराब हो गया और एसी को बनाने में अगर 2,000 रुपये का खर्चा हुआ तो वो बाद में रिकवर कर सकते हैं उस पैसे को। अपने फर्म से बिल को दिखा देंगे और वो पैसे को रिकवर कर लेंगे। तो आपको राइट्स ऑफ अ पार्टनरशिप भी समझ में आया होगा। फिर हम चलते हैं पार्टनरशिप डीड पे। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है और ये आपको लंबे समय तक काम आने वाला टॉपिक है, मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आगे भी आपको काम आता है। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है? ये एक एग्रीमेंट होता है जो पार्टनर्स करते हैं, जो रिटन होता है। तो लिखता है पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन ओरल और रिटन एग्रीमेंट। मीन्स एग्रीमेंट तो ओरल भी हो सकता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी कहता है इट इज़ बेटर टू हैव रिटन एग्रीमेंट टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट। द रिटन डॉक्यूमेंट नोन एज पार्टनरशिप डीड डिटेल्स द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। इट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स एंड हैज़ क्लॉज ऑन द फॉलोइंग। इसका मतलब है, वैसे तो ओरल और रिटन दोनों एग्रीमेंट को वैलिड माना गया है, लेकिन ज़्यादा अच्छा माना जाता है कि अगर रिटन डॉक्यूमेंट हो तो डिस्प्यूट के टाइम पे एक प्रूफ रह जाता है, और इसी चीज़ को हम, जो रिटन डॉक्यूमेंट होगा उसी को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होंगे पार्टनरशिप डीड के। पार्टनरशिप से रिलेटेड जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो लिखे रहेंगे। और ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारे के सारे पार्टनर्स को साइन करना ज़रूरी है, कंपलसरी है। जितने भी पार्टनर है सब साइन करेंगे, प्लस कुछ क्लॉजेस, मीन्स क्या क्या उसमें पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई बातें रहेंगी, उसके बारे में एक बार डिस्कशन करते हैं। तो पहला, एक तो डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स, मतलब नाम क्या है पार्टनर्स का, कहाँ रहते हैं, और डिस्क्रिप्शन मतलब कितना पढ़ाई किए हैं और कोई बिजनेस करते हैं क्या, और उनका एड्रेस कहाँ है, पार्टनर्स के एड्रेस कहाँ है। ये एड्रेस क्यों मांगा जाता है? क्योंकि इन पार्टनर्स की ना लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। लाइबिलिटी आपने पढ़ा होगा बिजनेस में, लाइबिलिटी मतलब अगर कल के डेट में बिजनेस बंद हो गया तो इनके बिजनेस के एसेट्स तो बेचेंगे ही आउटसाइडर को पे करने के लिए, जैसे बैंक लोन लिए हैं या और किसी से पैसे लिए हैं तो उसको पे करने के लिए इनके बिजनेस के एसेट्स को बेचेंगे। लेकिन अगर बिजनेस के एसेट्स को बेचने के बाद भी पैसे कम पड़ रहे हैं तो क्या करेंगे? इनके पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचना पड़ेगा। तो पर्सनल प्रॉपर्टी बेचने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? एड्रेस की। ठीक,
चलिए नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फर्म। तो फर्म का नाम क्या है, एड्रेस कहाँ है भाई। अगर इसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस भी बोलता है कि कोई प्रिंसिपल प्लेस है, तो अगर कोई ब्रांचेस है तो वो पूरा फुल आप एड्रेस भी मेंशन करेंगे। फिर नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब आप किस किस्म का बिजनेस कर रहे हैं, आपका नेचर क्या है बिजनेस का, आप कौन से साइज पे कौन से स्केल पे बिजनेस कर रहे हैं, क्या किस चीज़ का डीलिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, प्रोफेशन है तो सर्विस दे रहे हैं, वो लिखेंगे। कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप आपका कब कमेंस हुआ, ज़रूरी नहीं जिस दिन डीड बन रहा उसी दिन, आपने जब भी कमेंस किया 10 साल 5 साल पहले और अब डीड बना रहे हैं चलेगा। जैसे एग्जांपल दूं, 1 अप्रैल 2005 से आपका बिजनेस चल रहा है, लेकिन आपने 1 अप्रैल 2020 को अब आप क्या कर रहे हैं, रिटर्न एग्रीमेंट करा रहे हैं। पहले ओरल काम चल रहा था, अब रिटर्न करा रहे हैं। तो आपका 1 अप्रैल 2005 से तो पार्टनरशिप चल रहा था ना, तो आप क्या करेंगे, कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप को 1 अप्रैल 2005 लिखेंगे। ठीक। नेक्स्ट है कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। द अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर वेदर द कैपिटल अकाउंट शैल बी फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। तो ये फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग क्या होता है, हम आगे जब अकाउंटिंग लेजर्स देखेंगे जिसमें कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे उसमें और अच्छे समझा पाऊंगा मैं कि फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है। बट मीनवाइल अभी जो कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट करेंगे और उसको किस तरीके से मेंटेन करेंगे, फिक्स्ड रखेंगे कि फ्लक्चुएटिंग रखेंगे, उसकी बात भी यहीं पे कर ली जाती है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ अलाउड ऑन कैपिटल, अगर इंटरेस्ट पे कैपिटल देना है, मीन्स कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, सॉरी, तो कितना इंटरेस्ट देना है, और अगर ऐसे ही ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करना है तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो ये दोनों ही बातें उसमें लिख दी होती है, क्योंकि अल्टीमेटली बाद में क्या होता है, इन सारी चीज़ों का अगर डिस्कशन नहीं हुआ है तो इस मामलों में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। बेसिकली हम पार्टनरशिप डीड बनाते हैं इसलिए हैं कि फ्यूचर में किसी भी बात के लिए लड़ाई झगड़े ना हो, कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, सारी चीज़ यहाँ क्लैरिटी के साथ हो जाए। नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी क्या करते हैं, पार्टनर्स पहले से अपने साथ डिस्कशन कर लेते हैं। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता कैसे, ये देखिए, अगर पार्टनर है, 3 पार्टनर है, मैं बहुत सारे आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिखाऊंगा। इसे काट देते हैं, यहाँ आते हैं, ए, बी और सी, 3 पार्टनर है मान लेते हैं ना। तो ये मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ इस तरीके से लिखते जाऊँगा। एक तो हो सकता है इक्वल पार्टनर, तो इक्वल होंगे तो 1:1:1, और जो पॉपुलर आपको देखने मिलेगा न्यूमेरिकल्स में 5:3:2, कहीं पे 3:2:1, कहीं पे ऐसा मिल जाएगा 2:2:1, कहीं पे उल्टा और कुछ मिल जाएगा 6:4:1, ऐसा मिल जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या है, आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। इसका मतलब अगर 3 लाख का मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा, तो 1 लाख 1 लाख 1 लाख डिवाइड होगा। अगर यहाँ 10 लाख का मुनाफा होगा तो 5 लाख 3 लाख 2 लाख होगा, 6 लाख का होगा तो 3 लाख 2 लाख 1 लाख होगा। इस तरीके से डिवीजन होगा। तो ये सिर्फ रेशियोज हैं जिसको डिवाइड करना है प्रॉफिट को, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। ऐसे ही ये है इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन की अभी हमने बात की, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर ऑफ द फर्म। जैसे कि अगर डीड नहीं होता, ये नहीं बनता, तो आप 6% पर एनम देंगे, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा। ये देखिए, अगर डीड नहीं होने के, नॉट एग्रीड अपॉन, तो एग्रीमेंट नहीं होगा तो कितना होगा, 6% पर एनम। बट अगर एग्रीमेंट हुआ है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन पे लिख के देंगे कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब वो 6% हो सकता है, 6% से ज़्यादा हो सकता है, आप जो चाहें वो। फिर नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। पार्टनर्स को कितना रेम्यूनरेशन देना है, रेम्यूनरेशन मतलब होता है सैलरी, तो कितना अमाउंट सैलरी या कमीशन पे करना है वो भी आप लिख देंगे। क्योंकि बाद में ऐसा होता है कि पार्टनर बोलता है मैं ज़्यादा काम किया, मुझे ज़्यादा सैलरी चाहिए, या आप कम काम किया, आपको कम सैलरी मिलना चाहिए, तो लड़ाई ना हो करके अमाउंट ऑफ सैलरी भी डाल देते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल तो आप फैमिलियर है, कॉमर्स के बच्चे हैं, 11th में पढ़े हैं, तो कौन सा मेथड यूज़ करेंगे यहाँ ना, हम गुडविल कैलकुलेट करना सीखेंगे कि कौन सा मेथड। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा 3rd चैप्टर 2nd चैप्टर जो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के ऊपर ही है। तो गुडविल को कैसे वैल्यू करेंगे, कितना अमाउंट कैसे निकलेगा इस पार्टनरशिप फर्म का, या किसी नए पार्टनर से आते टाइम एडमिशन या रिटायरमेंट टाइप, किस तरीके से हम गुडविल को वैल्यू करेंगे। इनफैक्ट डेथ में भी कैसे वैल्यू करेंगे कि कितना गुडविल है पार्टनरशिप फर्म का, वो देख लेंगे। एसेट्स को कैसे वैल्यूएशन करेंगे, किस मैनर में एसेट्स को वैल्यू किया जाएगा। रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब कभी भी कोई पार्टनर आता है जाता है या फर्म को बंद करना है तो कितना उसका वैल्यू होगा। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट का मतलब कोई भी पार्टनर को अगर रिटायरमेंट या डेथ की टाइम आएगी, रिटायरमेंट या डेथ होता है, तो उस पार्टनर का अकाउंट कैसे सेटल करेंगे, उनको पैसे कैसे देके उनका अकाउंट सेटल किया जाएगा। वो अकाउंटिंग पीरियड तो बेसिकली पहले अलग अलग हुआ करता था, बट अब
जो है वो सब सारे के सारे जो अकाउंट्स बनाते हैं उनका सबका अकाउंटिंग क्लोज जो होता है वो 31 मार्च को ही होता है। तो कहता है द डेट ऑन विच अकाउंट्स शैल बी क्लोज्ड एवरी ईयर, नॉर्मली accounts are closed on 31st March every year because every entity must submit the return of income on 31st March every year। तो इनकम टैक्स रिटर्न ही डालना रहता है 31 मार्च के बाद, जो 3 मंथ 4 मंथ का ड्यूरेशन रहता है। तो 31 मार्च को आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपना क्लोज करना है। फिर राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ पार्टनर, भाई पार्टनर के पास क्या राइट्स है, राइट्स तो हमने अभी देख लिया, तो वो कौन कौन से राइट्स उन पार्टनर्स को मिलेगा वो, और उनकी ड्यूटीज़ क्या है, क्या क्या काम करेंगे वो भी डिफाइंड होना चाहिए, पता होना चाहिए सारे पार्टनर्स को। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप में हमने बता दिया कि भाई स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होगा या वेंचर के लिए होगा या व्हील होगा। स्पेसिफाइड पीरियड मतलब कितने समय के लिए, समय मतलब आप 5 साल 10 साल जितना भी आप टाइम चाहते हैं उतना, या फिर वेंचर मतलब काम को लेके, जैसे रोड बना रहे हैं तो रोड कंप्लीट हो गया फिर पार्टनरशिप खत्म, या ब्रिज बना रहे हैं बिल्डिंग बना रहे हैं तो वो वर्क कंप्लीट हुआ खत्म। एट विल मतलब चलने दीजिए, जब तक हम बिजनेस चला सकते हैं तब तक हम बिजनेस चलाएंगे, ऐसा रहता है। बैंक अकाउंट का ऑपरेशन कैसे होगा, हाउ शॉल द बैंक अकाउंट्स बी ऑपरेटेड, वेदर इट शैल बी ऑपरेटेड बाय एनी ऑफ द पार्टनर और जॉइंटली, मतलब कोई एक पार्टनर के पास साइनिंग अथॉरिटी होगी कि जॉइंट होगा, 2-3 लोगों का साइन लगेगा तभी आप कैश निकाल सकते हैं और कोई भी ऑपरेशंस कर सकते हैं, वो होगा। फिर डेथ ऑफ अ पार्टनर में कैसे किस तरीके से पार्टनरशिप करेंगे, या तो डिसॉल्व कर देंगे मतलब बंद कर देंगे, या कंटिन्यू रखेंगे, उसकी बात हो जाएगी। इनफैक्ट ये डेथ ही नहीं, रिटायरमेंट में भी डिस्कशन हो जाता है। और सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट जब भी होगा तो किस तरीके से पार्टनर सेटल करेंगे, किसी पार्टनर के पास चले जाएंगे या किसी पर्सन के पास चले जाएंगे जिनको ये आइडल मानते हैं, या केस करेंगे, जो भी होगा वो भी यहाँ पे लिख देंगे। तो ये इस तरीके की कुछ बातें हो जाती हैं पार्टनरशिप डीड की। अब लगे हाथ इसमें ये भी देख लेते हैं कि पार्टनरशिप डीड के इंपॉर्टेंस क्या है। तो पार्टनरशिप डीड इज एन इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट विच डिफाइंस रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर। It is important to have written partnership deed to avoid the settle possible dispute. It is useful because it governs the right, duty and liability of each partner। तो भाई यहाँ राइट्स, ड्यूटीज और लाइबिलिटी पार्टनर की लिखी होती हैं, तो पार्टनरशिप डीड इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, dispute arising if any among the partner are settled on the basis of partnership deed, it being a written contract। तो कोई भी लड़ाई झगड़ा होगा तो वहाँ पे अपन रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट को दिखा देते हैं, जिसकी वजह से जो लड़ाई होता रहता है वो रुक जाता है, क्योंकि ये रिटर्न है, इसमें कोई भी मुकर नहीं सकता। अगर कोर्ट में भी जाएंगे केस करने तो रिटर्न डॉक्यूमेंट मीन्स पार्टनरशिप डीड को अहमियत दी जाती है, इंपॉर्टेंस दी जाती है। इज इट एसेंशियल टू हैव अ पार्टनरशिप डीड, नहीं, पार्टनरशिप डीड में ऐसी कोई बात नहीं लिखी। इनफैक्ट पार्टनरशिप डीड को तो रजिस्टर कराना भी जरूरी नहीं है, तो रजिस्टर अगर आप नहीं कराएंगे तो पार्टनरशिप डीड बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है। नो, इट इज नॉट एसेंशियल बट डिजायरेबल टू हैव अ पार्टनरशिप डीड। डिजायर होना चाहिए मीन्स बना लेना चाहिए, क्योंकि लड़ाई झगड़ा ना हो फ्यूचर में। इन केस द पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट, प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी अप्लाइड। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन इस चैप्टर से, जो कि वैसे तो ज़्यादा मार्क्स के लिए नहीं पूछा जाता इंडिविजुअली, बट क्योंकि हम पूरा पार्टनरशिप इस चैप्टर में इस बुक में टोटल 6 चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो रूल्स हैं कि पार्टनरशिप डीड नहीं होता तो क्या रूल्स अप्लीकेबल होते हैं वो काम आ जाते हैं। इसलिए आइए वो भी देख लेते हैं हम। एक ब्रीफ व्यू में करा देता हूं आपको, बाकी समझेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में। तो जैसे आप देख सकते हैं, प्रोविजन अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो किस तरीके की अकाउंटिंग होती है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, इट डज नॉट हैव अ क्लॉजेज इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैनर, द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई। 1932 जो है वो अप्लाई होता है। पहला कहता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट लॉस कैसे होगा, इक्वली डिवाइड होगा, इक्वली डिवाइड होगा। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे होगा, नहीं दिया जाएगा, नॉट पेड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज करेंगे, नहीं मतलब पार्टनर से नहीं लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन एडवांस या लोन टू पार्टनर, ये तो हम पढ़ चुके हैं, 6% पर एनम के हिसाब से मिलेगा पार्टनर को, उससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर नहीं मिलेगा, पार्टनर को कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। तो द पार्टनर में अमेंड द पार्टनरशिप डीड और इंक्लूड और चार्ज एनी ऑफ द अबव क्लॉज, मतलब कि इनको कभी भी चाहे तो चेंज कर सकते हैं, कोई और नए पॉइंट को इंक्लूड कर सकते हैं, वो पार्टनरशिप के ऊपर है, वो पार्टनर्स चेंज कर सकते हैं। हालांकि ये पॉइंट हमने अच्छे से नहीं समझा, मैंने एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दिया, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी बन रही है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे कि प्रोविजंस क्या क्या होते हैं, इसको डिटेल में समझ लेंगे, मैं एक पेज पे अच्छे से समझा दूंगा आपको। फिर हम लायबिलिटी देख लेंगे और इससे रिलेटेड कुछ हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लेंगे। तो ये जो टॉपिक है वो थियोरेटिकल टॉपिक जो है वो कवर अप हो जाएगा हमारा, और फिर हम प्रैक्टिकल पोर्शन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने देखा पार्टनरशिप का डेफिनेशन, नेचर, इसके बाद हमने देखा
एसेंशियल ऑफ पार्टनरशिप या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप, जो कि डेफिनेशन से ही आ जाता है। फिर हमने राइट्स देखे पार्टनरशिप के, पार्टनरशिप डीड देखा, और पार्टनरशिप डीड इंपॉर्टेंस होता है कि नहीं होता वो देखा। फिर हमने ये देखा कि पार्टनरशिप डीड अगर नहीं होगा तो क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे। हालांकि ये जो रूल्स जो हमने देखा ये हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए घर पे रहिए, पढ़ाई कीजिए, और ये जितनी चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, आपने बुक तो खरीद ही लिया है तो नोट्स बनाते चलिए। खासकर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पार्टनरशिप डीड। कभी कभी ऐसा पूछ लेता है 3 नंबर में कि पार्टनरशिप डीड के कोई क्लॉजेस लिखो, तो ये टोटल अभी देख सकते हैं 20 क्लॉजेस हैं। ये देखिए 20 क्लॉजेस है 1 से लेके, तो 20 क्लॉज में ये फर्स्ट के तो बहुत ईजी हैं, बट थोड़े जो टिपिकल टाइप के जैसे रेम्यूनरेशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सेटलमेंट अकाउंट हो गया, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप हो गया, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट हो गया, अकाउंटिंग पीरियड हो गया, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनरशिप हो गया, तो इस तरीके, या रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया। तो इस तरीके के पॉइंट्स आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो वेटेज रहती है, मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होता, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। ठीक है, थैंक यू।